वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम में आज हम इसका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज नोट्स के साथ है और बहुत ही ईजी वे में है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। बस एक बार ध्यान से आप समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा बहुत देखने से, 1 मिनट 2 मिनट देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको समझना है कोई चीज़ तो वीडियो को पूरा देखिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो एंजाइम हमारा टॉपिक है और उसमें हम जो पढ़ेंगे आज नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन एंजाइम का हम पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम और भी जान लेते हैं। नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक बार मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंजाइम होती क्या है। व्हाट आर एंजाइम्स? पहली चीज। दूसरी चीज इसका हमको देखना है कि नीड ऑफ एंजाइम, ज़रूरत क्या है एंजाइम की हमारी बॉडी में। बेसिकली एंजाइम्स जो होती हैं बॉडी में ही होती हैं, एनिमल बॉडी में। तो एंजाइम की ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ एंजाइम्स। तो ये दो चीज़ें, इसके अलावा क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के अलावा दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। व्हाट आर एंजाइम्स और नीड ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंजाइम्स होती क्या है। तो एंजाइम को जनरली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट यानी कि वो सब्सटेंस या वो केमिकल्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर दें, या तो इंक्रीज़ कर दें या तो डिक्रीज़ कर दें। कई सारी बुकों में लिखा होता है कि इट इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होते हैं उनके बारे में बुकों में लिखा रहता है कि इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी एंजाइम ऐसी नहीं है जो सिर्फ क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ ही करें। कुछ एंजाइम ऐसी भी होती हैं जो उसके रेट को डिक्रीज़ भी कर देती हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि सिर्फ कैटलिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर दें। कैटलिस्ट वो हैं जो रिएक्शन की रेट को अल्टर कर दें, या तो इंक्रीज़ कर दें या तो डिक्रीज़ कर दें। अल्टर का मतलब ये होता है। तो ये हो गया वाटर एंजाइम्स। तो इट अल्टर्स दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब इन्हें कैटलिस्ट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है और इनका केमिकल नेचर जो है वो एक्चुअल कैटलिस्ट से कुछ अलग है। अगर देखा जाए तो कैटलिस्ट जैसा ही इनका भी बिहेवियर है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें बायोलॉजिकल कहा गया। बायोलॉजिकल का मतलब, बायो का मतलब होता है आप सभी जानते हैं लिविंग, और ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है या किसी भी एनिमल बॉडी में हो सकती है, प्लांट में भी होती हैं एंजाइम्स। तो ये बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी है एनिमल भी है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा गया। कैटलिस्ट इसलिए कहा गया कि कैटलिस्ट का जो फंक्शन है वही एंजाइम्स का भी फंक्शन है। इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया एंजाइम्स। एंजाइम क्या होती हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं और ये इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की जो रेट होती है या तो उसे इंक्रीज कर देंगी या तो उसे डिक्रीज कर देंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट, जो कि नीड ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में एंजाइम्स का? तो बेसिकली ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं कि फूड के डाइजेशन में एंजाइम्स का बेसिक रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है। तो वहाँ पे और कई सारी चीज़ें में, सिर्फ डाइजेशन में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में एंजाइम्स का रोल होता है। एंजाइम्स अलग अलग जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन में भी यूज़ होती हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में यानी ट्रांसलेशन में भी वर्क करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए के फॉर्मेशन में भी वर्क करती हैं। अलग अलग चीज़ों में क्या होती है, एंजाइम का यूज़ होता है और वो अलग अलग एंजाइम्स होती हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, वो अगर नॉर्मली उन्हें कराया जाए, नॉर्मल उन्हें छोड़ दिया जाए, तो एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब वेरी हॉट,
वेरी हॉट का मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, उनके लिए क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, टेम्परेचर बहुत हाई हो। अगर नॉर्मल कंडीशन में उन्हें बिना एंजाइम के वर्क करना है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और पीएच या तो हाईली एसिडिक होना चाहिए या तो हाईली बेसिक होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन तो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। ना तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर सह सकती है, ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर को सह सकती है, और ना तो हमारी बॉडी में इतना पीएच होता है जिसे वो टॉलरेट कर पाए। तो इसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। किसकी? एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स का यही नीड है कि उस कंडीशन के ना होते हुए भी वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो हमारी बॉडी में, इसलिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया नीड ऑफ एंजाइम। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये बिना किसी एंजाइम के जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें किसकी ज़रूरत है? बिना एंजाइम के अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसे एक्सट्रीम कंडीशन की ज़रूरत होती है, और एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई पीएच या तो एसिडिक हो या तो बेसिक हो और बहुत ही एक्सट्रीम हो। तो ऐसी कंडीशन ना होते हुए भी वो केमिकल रिएक्शंस, फूड का डाइजेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए का फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब होता है हमारे बॉडी में किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से। क्योंकि ऐसी कंडीशन तो है नहीं, तो उसके लिए कोई दूसरा प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस है एंजाइम। एंजाइम हेल्प करती हैं किसमें? इन केमिकल्स रिएक्शन के फॉर्मेशन में या उनके परफॉर्मेंस में। तो केमिकल रिएक्शन के परफॉर्मेंस में एंजाइम्स क्या करती हैं? उसकी रेट को अल्टर कर देती हैं, या तो इंक्रीज़ कर देंगी या तो डिक्रीज़ कर देंगी, ताकि केमिकल रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सके। तो ये हो गया नीड ऑफ एंजाइम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा मेन टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है एक बार देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों नोमेनक्लेचर जो होता है, इसका मतलब नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, किसी की पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस हो उसकी नेमिंग, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले एंजाइम्स जो पहले हुआ करती थी वो कुछ ऐसी एंजाइम्स थी जो उनके बिहेवियर पे, जिस पे वो एक्ट कर रही हैं उसी के नाम पे उसके आगे एज लगा दिया जाता था। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक कर रही है, सुक्रोज, तो उसके आगे एज लगा दिया जाता था, तो ये हो जाती थी सुक्रेज। जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम माल्टेज में एक्ट कर रही है, इसके आगे क्या लगा दिया गया? एज। हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी के भी आगे, किसी भी नेम के आगे बायोलॉजी में अगर एज लगा हुआ है, ASE, तो क्या शो करता है? किसी न किसी एंजाइम को शो कर रहा है, एंजाइम को शो कर रहा है। तो माल्टेज ये हो गया, माल्टोज के आगे अगर एज लगा दिया गया तो ये हो गया माल्टेज। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, ब्रॉड, बहुत सारी हमारी प्लांट में भी, एनिमल्स में भी इतनी केमिकल रिएक्शन होती है कि उनके सबके आगे एज लगाना नामुमकिन हो गया। एज लगाना क्या हो गया? नामुमकिन हो गया, क्योंकि इतने नाम हो गए और कहीं कहीं पे कॉमन रिएक्शन हो रही हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें, कैटलिस्ट वही यूज़ हो रहे हैं, तो उनके आगे उनका 2 नाम हो जाता, इसलिए वो कुछ उसमें गलतियाँ थी, खामियाँ थी, इसलिए नोमेनक्लेचर को लाया गया। किसको? नोमेनक्लेचर को। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो उन एंजाइम्स को, जो सारी एंजाइम्स थी, उन्हें एक पर्टिकुलर क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिनके कुछ कॉमन फीचर थे, जिनके कुछ कॉमन चीज़ें मिलती थी, उन्हें एक क्लास में रखा गया। जिनको कुछ कॉमन फीचर थे उनमें अलग अलग क्लासेस में, ऐसे करके सारा डिवीज़न हो गया। सारी एंजाइम्स को टोटल 6 क्लासेस में रखा गया। तो जो नोमेनक्लेचर हुआ, सबसे पहले नोमेनक्लेचर की जो शुरुआत हुई उसे किसने दिया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, IUB।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, इसने क्या किया, ये एक यूनियन है, एक संगठन है, इसने नॉमेनक्लेचर दिया। क्या दिया? नॉमेनक्लेचर दिया। ये एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है, बायोकेमिस्ट का है, और ये जो एंजाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट ने नॉमेनक्लेचर दिया। उन नॉमेनक्लेचर ने इन्होंने टोटल 6 क्लासेस दिए, 6 क्लासेस दिए। पहले क्या था कि अलग अलग एंजाइम्स थी, सब हर एक इंडिविजुअल एंजाइम अलग अलग थी, ना तो उसका कोई क्लास था, ना तो कोई डिवीज़न था। जिस भी सबस्ट्रेट पे वो वर्क कर रही थी उसके आगे एज लगा दिया गया और वो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एंजाइम हो गई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। लेकिन बाद में जब IUB आया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट आया, तो उसने नॉमेनक्लेचर दिया और नॉमेनक्लेचर में टोटल 6 क्लासेस बनाए गए। तो देखते हैं कौन कौन से 6 क्लासेस हैं। तो IUB जो था उसने टोटल कितने क्लासेस दिए? 6 क्लासेस दिए, जिसमें सारी की सारी जितनी भी एंजाइम थी, जितने भी रिएक्शन हो रहे थे, उसमें जितनी भी एंजाइम परफॉर्म कर रही थी, वर्क कर रही थी, उनको सारे एंजाइम्स को टोटल 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, उनके अलग अलग फीचर्स के बेस पे, अलग अलग उनके कंडीशन के बेस पे। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो 6 क्लासेस थे एक बार, तो फिर डीपली स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन अब हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर हो गया है। तो क्लासिफिकेशन में टोटल 6, पहली क्लास जो थी ट्रांसफेरेज, सेकंड क्लास जो थी हाइड्रोलेज, थर्ड क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, फोर्थ क्लास जो है वो है लाइज, फिफ्थ क्लास है आइसोमेरेज, और 6th क्लास है लाइगेज। ये टोटल 6 क्लासेस हैं, देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। तो टोटल 6 क्लासेस हैं जिसमें पूरी की पूरी एंजाइम को रखा गया। देख लीजिए आप लोग एक बार, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। अब इनको हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे। ट्रांसफेरेज क्या होता है, हाइड्रोलेज क्या होता है, वैसे करके पूरे 6 के 6 क्लासेस को हम लोग स्टडी करेंगे डीपली। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हम लोग, ट्रांसफेरेज का मतलब क्या होता है। ट्रांसफेरेज से आप लोग इसके नाम से ही कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे। ट्रांसफर जैसा कुछ शब्द वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इसी के नाम से रिलेटेड है, इसके फंक्शन से ही रिलेटेड है इसका नाम। तो ये क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो एक सबस्ट्रेट के साथ लगा हुआ है उसे किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, ये ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए इसका नाम क्या था, क्या लगा, ट्रांसफेरेज। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है ए कोई सबस्ट्रेट है, इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा सबस्ट्रेट है बी। अब ये क्या करेगा, इस ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा, कहाँ से, ए से बी के साथ। तो यहाँ पे बी के साथ ग्रुप लग गया आके, प्लस ए अलग कर दिया इसने। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप ए के साथ जुड़ा हुआ था उसको इसने किसके साथ ट्रांसफ़र कर दिया, बी के साथ, और इसी से इसका नाम पड़ा ट्रांसफेरेज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए समझ में आया तो। देखिए ट्रांसफेरेज, ए के साथ ये ग्रुप लगा हुआ था, इसने ट्रांसफ़र कर दिया बी के साथ, और ये बी के साथ ग्रुप आ गया और ए क्या हो गया, अलग हो गया। अगर इसका कोई एग्जांपल लें, जैसे ट्रांस एमाइनेज, ये क्या है,
एक ट्रांसफरेज क्लास का एक एंजाइम है ट्रांस एमाइनेज। ये क्या करता है, एमिनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। मान लीजिए ये ए है, इसके साथ एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एमिनो ग्रुप को क्या करेगा, बी के साथ जोड़ देगा और ए को खाली कर देगा। तो ये हो गया ट्रांसफरेज एंजाइम। अब सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम हम लोग देखते हैं। सेकंड क्लास क्या है, इसका सेकंड क्लास है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज ये इसका सेकंड क्लास है। तो हाइड्रोलेज भी इसके नाम में इसकी वजह छुपी हुई है, किस वजह से इसका नाम दिया गया हाइड्रोलेज। ये हाइड्रो वर्ड जो है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाइड्रो जो है वो वाटर से रिलेटेड है। किससे, वाटर से रिलेटेड है। तो ये क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी सब्सटेंट को उसको डिग्रेड करता है। कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी सबस्ट्रेट है उसको डिग्रेड करता है। ये कैटलिस्ट जो है या फिर ये एंजाइम जो है, इस क्लास की जो भी एंजाइम है वो सब्सटेंस को डिग्रेड करेंगी, हाइड्रोलाइज करेंगी उसको वाटर के एडिशन के साथ। यानी कि वो सब्सटेंस ब्रेक होगा कैटलिस्ट की हेल्प से और उसमें वाटर का एडिशन होगा। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सबस्ट्रेट हो, उसमें अगर एंजाइम लग रही हैं तो वहाँ पे उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर ऐड होगा वहाँ पे और क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या है, डिग्रेडेशन हो रहा है बाय वाटर एडिशन। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सबस्ट्रेट है, वहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है इस कैटलिस्ट की हेल्प से और वो क्या हो रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा था या डिग्रेड हो रहा है। तो इसकी अगर कोई मान लीजिए हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल हो जाएगा इसका पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज हो गया, लाइगेज, लाइगेसेस, लाइगेज, सॉरी लाइपेज है, लाइगेज नहीं, लाइपेज। अब ये कैसे वर्क करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई डाइग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है, उसमें क्या लग रहा है, ये एक तरह का फैट है, उसमें लाइपेज लग रहा है, लाइपेज लग रहा है। तो इसको किस में ब्रेक करेगा, ये ग्लिसरॉल्स में। तो हमने जब क्या कहते हैं डाइजेशन पढ़ा था फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, तो वहाँ पे हमने सब में देखा था कि वो उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सबस्ट्रेट था, चाहे कार्बोहाइड्रेट था, चाहे फैट था, चाहे प्रोटीन था, उसमें हाइड्रोलिसिस हो रही थी। तो वहाँ पे उसका मतलब कौन सी एंजाइम लग रही थी, किस ग्रुप की या किस क्लास की, इस हाइड्रोलेज क्लास की एंजाइम्स लग रही थी। और अगर हम फैट की बात करें तो वहाँ पे लाइपेज लग रहा था। पेप्टाइडेज वैसे ही वर्क करते हैं, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड है उसे इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं, ऐसा ही सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉलीपेप्टाइड है तो यहाँ पे कौन सी एंजाइम लगेंगी, पेप्टाइडेज एंजाइम लगेंगी और उसे ब्रेक करेंगी इंडिविजुअल अमीनो एसिड में। तो ये हो गया हाइड्रोलेज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज थर्ड क्लास। ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसके भी नाम में इसकी वजह छुपी हुई है। ऑक्सीडो, ऑक्सी एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो भी सबस्ट्रेट हैं उनमें ऑक्सीडेशन होगा एक में रिडक्शन होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कोई लेते हैं हम लोग सिंपल समझने के लिए। मान लीजिए कोई ए सबस्ट्रेट है और बी सबस्ट्रेट है, ये ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ पे ए में रिडक्शन हो रहा है, बी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए में
ऑक्सीडेशन होगा और बी में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रही है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और यहाँ पे कौन सी एंजाइम वर्क कर रही है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम वर्क कर रही है। यहाँ पे देखिए दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अगर इसका कोई एग्जांपल लिया जाए तो जैसे ऑक्सीजनेस क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा। हाइड्रोजनेस, ये क्या है, ये एंजाइम है किस क्लास की, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास की। ऑक्सीजनेस और हाइड्रोजनेस एंजाइम्स हैं, और भी एंजाइम्स होती हैं अलग अलग टाइप की, लेकिन ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको एक समझने के लिए और याद रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज की, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है, वो होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, वहाँ पे होती हैं। और वो उनमें से कोई दो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, ऑक्सीजनेस और हाइड्रोजनेस, ये दो सिंपल एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। अब अगली क्लास में बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्लास है लाइज। तो लाइज में क्या होता है, देखिए लाइएज और लाइगेज दो हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये लाइएज है, ये क्या करता है, कैटालिसिस करता है किसी सबस्ट्रेट की, और उसमें जो इनिशियल सबस्ट्रेट होते हैं उन्हें डबल बॉन्ड में ब्रेक कर देता है। उनको जब ब्रेक करता है तो उसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए AX है प्लस BY है, और जब यहाँ पे लाइएज एंजाइम लगेगी तो उसे X और Y को एक साथ कर देंगी, प्लस A डबल बॉन्ड B। इनके साथ ये यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो कैटालिसिस हो रही है वो जो सबस्ट्रेट है उन्हें जब ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका, डबल बॉन्ड का। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब लाइएज लग रही है, जब इसे कैटालाइज कर रही है, यहाँ पे कैटालिसिस हो रही है, लाइएज एक एंजाइम है, तो यहाँ पे X और BY है, तो X और Y को, इन कंपोनेंट्स को एक साथ कर देती है और A B के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। जहाँ भी ये लगेगा कोई ना कोई एक कंपोनेंट जो बनेगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब हम लोग अगली क्लास में आते हैं। अगला क्लास है हमारा आइसोमेरेज। क्या है, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम, ये एक क्लास है एंजाइम का आइसोमेरेज। आइसोमर, इससे भी आप कुछ रिकॉल कर पा रहे होंगे। आइसोमेरेज का मतलब, आइसोमर का मतलब कि सेम केमिकल फार्मूला हो क्या हो, सेम केमिकल फार्मूला हो, लेकिन वहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, तो उसे कहते हैं हम आइसोमर। अब इसमें वाइड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होती हैं, वाइड वैरायटी ऑफ कैटलिस्ट होती हैं, इसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं। इस क्लास में सबसे ब्रॉड क्लास है ये। तो क्या है ये, ब्रॉड क्लास। ब्रॉड क्लास ऑफ एंजाइम है। इट कैटालाइज द interconversion of optical, geometrical and positional isomer।
ये अलग अलग टाइप के ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल, ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, आइसोमर हैं। और इन्हें क्या करता है, ये कैटालाइज करता है और इसमें इंटर कन्वर्जन करवाता है। क्या करवाता है, इंटर कन्वर्जन करवाता है। ये जो कैटालिस्ट है, ये क्लास इसके जो भी कैटालिस्ट हैं वहाँ पे क्या करवाता है, इंटर कन्वर्जन करवाता है। जो आइसोमेरेज के डिफरेंट जो आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर्स जो हैं, उनमें क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करवाता है। तो ये हो गया आइसोमेरेज। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ये क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है आइसोमेरेज क्लास का। ये एक एंजाइम है ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो ग्लूकोज को फॉस्फेट के साथ आइसोमेराइज करता है। अब आते हैं हम लोग लाइगेज पे। लाइगेज क्या है, लास्ट क्लास है, 6th क्लास। लाइगेज का मतलब क्या होता है, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। कोई दो चीज़ें अगर ब्रेक्ड फॉर्म में हैं, अलग अलग हैं, तो उन्हें क्या करेगा, ये जोड़ देगा। तो लाइगेज का हम लोगों ने और कई सारी जगह क्या पढ़ा है, इसका यूज़ पढ़ा है। क्लास 12th में जब हम लोग क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे, वहाँ पे जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, तो रेप्लिकेशन में जब डीएनए की 2 स्ट्रैंड थी, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड, अगर आप लोग याद कर पा रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, लैगिंग स्ट्रैंड पे लाइगेज फंक्शन कर रहा था, वर्क कर रहा था। और वहाँ पे जो एक लीडिंग स्ट्रैंड जो थी, लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रहा था डीएनए का, वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा था। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड थी, लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या था, डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था, किसका, डीएनए का। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब कि वहाँ पे फ्रेगमेंट के फॉर्म में डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा था। तो इन फ्रेगमेंट्स को वहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जा रहा था। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया और उन्होंने अपना ही नाम दे दिया ओकाजाकी। ओकाजाकी उन साइंटिस्ट का नाम था और फ्रेगमेंट्स को उन्होंने बताया, इसलिए उनका नाम पड़ा, उन फ्रेगमेंट्स का नाम पड़ा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे, इन्हें जोड़ने के लिए, इन्हें एक लीनियर वे में करने के लिए, क्योंकि डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, एक स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है, वो टुकड़ों में तो होता नहीं, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे टुकड़ों में बनता है। और उसे जोड़ने के लिए कौन वर्क कर रहा था, ये लाइगेज एंजाइम, अगर आप लोग याद कर पा रहे हो तो वहाँ पे लाइगेज एंजाइम लग रहा था। तो लाइगेज का क्या फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ें अगर ब्रेक्ड फॉर्म में अलग अलग हैं, तो अगर उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है तो वहाँ पे लाइगेज वर्क करेगा। तो ये हो गया दोस्तों एंजाइम का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। दोस्तों अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए वीडियो को और उनकी हेल्प हो सके अगर उन्हें ज़रूरत है तो। अगर कोई आप क्वेरी है आपको, तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मुझ में कोई गलती है या फिर कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया आज का हम लोग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।